जी। तो आपको स्लाइड शो हो रही हैं? यस यस सर। सर। ठीक है। आज की जो हमारी लैब है वो है डीएनएस पे, डोमेन नेम सिस्टम्स पे। ठीक है। इससे पहले हमने डीएससीपी पे की थी। डीएससीपी क्या था? हमारा होस्ट कॉन्फ़िगरेट करता था डायनामिकली। ठीक है, हमें कोई आईपी एड्रेस जो है वो खुद से असाइन नहीं करने पड़ रहे थे, स्टैटिक हम काम नहीं कर रहे थे, डायनामिकली कर रहे थे। ठीक है, खुद ही एक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हो जाता था हमारे होस्ट को। इसी तरह डीएनएस सर्वर है। डीएनएस सर्वर भी जो है हमारी आसानी के लिए जो है ये प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस सिस्टम में क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है कि एक डेटाबेस होती है। ठीक है। डेटाबेस में एक्चुअली स्टोर क्या होता है? स्टोर की ये होता है, एक आईपी के अगेंस्ट जो है वो एक नेम स्टोर किया जाता है। ठीक है, वो नेम जो है हम उस नेम को यूज़ करते हुए कोई आईपी एड्रेस जो है वो सर्च करते हैं, या किसी कोई वेबसाइट अगर हमने सर्च करनी है तो हम वो नेम का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर का जो हमारा एजेंडा या टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले इंटरनेट के नेम्स और एड्रेस को डिस्कस करेंगे, फिर डोमेन नेम क्या होते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम किस तरह से जो है ये क्रिएट होता है, इसके कितने जो हैं वो पार्ट होते हैं उसको देखेंगे। फिर काम डीएनएस किस तरह से करता है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगी उसको करेंगे। फिर आपको जो है वो मैं कुछ टूल बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट या आप किसी भी सर्वर का जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसी तरह जो है डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम पैकेट ट्रेसर पे। ठीक है, और लास्ट पे जो है हमारा एक हमेशा की तरह जैसे एक लैब टास्क होता है वो होगा। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें कि जब हमने किसी को कॉल करनी होती है, हमें क्या ज़रूरत होती है? फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है। अगर हमने किसी को जो है वो ईमेल करनी होती है तो हमें जो है वो एड्रेस, ईमेल एड्रेस की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है। कभी आपने देखा है कि आपने कॉल करनी हो किसी को, सिर्फ आप क्या करते हो, आप उसका नाम लिख लेते हो। ठीक है, नाम लिखने से कॉल हो जाएगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका हमें फ़ोन नंबर भी जो है वो ज़रूरी होता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल आपके सीआर जिब्रान को जो है वो कॉल करनी है। ठीक है, अब जब तक उसका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं होगा, उसका मुझे नाम तो पता है, ठीक है, उसको जो है वो कॉल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है वो इंटरनेट भी अब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ नाम ही पता हो तो हम जो है वो उस वेबसाइट तक, उस एड्रेस तक पहुंच जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके अंगेंस्ट जो है वो आईपी एड्रेस भी होता है लाजमी। अगर जो है हम गूगल पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें ज़रूरत होती है आईपी एड्रेस की। क्या लेकिन आपको याद है आपके गूगल का आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी को पता है गूगल का आईपी एड्रेस क्या होता है? एनीवन? कोई आइडिया है किसी को गूगल का आईपी एड्रेस क्या होगा? मेरा ख्याल है किसी को भी जो है वो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को इस आईपी एड्रेस की। आपने हमेशा क्या करना है, आपने लिखना है google.com, और आपके पास जो है वो गूगल का सर्च इंजन आ जाता है। और आपने जो भी अपनी क्यूरी होती है वो आप ऐड करते हो, अपनी कोई सर्च करनी होती है तो आप वो सर्च कर लेते हो। ठीक है, तो हमें जो है वो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी? ये एक्चुअली था है क्या, हम जो google.com लिख रहे हैं ये एक्चुअली क्या होता है? ये डोमेन नेम होता है। ये मैप हुआ होता है किसी आईपी के अगेंस्ट, इसके आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, एक डीएनएस जो है वो मल्टीपल आईपीस के लिए जो है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया थी, इसने जो थे पहले जो है वो सर्वर, कोई और सर्वर ये यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो उसके जो आईपी एड्रेस था वो भी कोई और लिया होगा। ठीक है, बाद में क्या करते हैं ये फिर चेंज कर लेते हैं। तो अब डोमेन नेम जो है वो चेंज नहीं होता, वो अब वही रहेगा, USA.edu.pk। डोमेन नेम जो है हमेशा सेम रहता है। आईपी एड्रेस जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, लेकिन उसी आईपी के अगेंस्ट जो है वो वही डोमेन नेम हमेशा जो है वो मिलता है और कंपनी जो है वो यूज़ करती है। ये अच्छी टेक्निक भी है। आप अगर वेबसाइट बनाते हो या आप कोई ऐसा डेटाबेस क्रिएट करते हो जो आपने पब्लिक करना हो, ठीक है, तो अब ये नहीं उसकी हमेशा, अगर फॉर एग्जांपल उसका आईपी का जो है वो टाइम ख़त्म हो गया है, या आपने आईपी जो है वो बढ़ाना चाह रहे हो, उसमें होस्ट की कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हो, इसलिए आईपी जो है आप किसी ग्रेटर क्लास की ले लेते हो। मतलब क्लास पहले आप सी यूज़ कर रहे थे, फिर आप जो है वो क्लास बी यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो आईपी जो है वो चेंज होती रहेगी। अब ये नहीं है कि आपने एक कंपनी फेमस कर ली है, ठीक है, तो अब आपको डोमेन नेम भी जो है वो दोबारा चेंज करना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं होता।
आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं, लेकिन डोमेन नेम जो है हमेशा कंपनीज का, वेबसाइट्स का जो है वो सेम रहता है। अब ये होगा कि दराज है, ठीक है, दराज का कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी सर्वर से, उन्होंने जो है वो डेटाबेस परचेज की होगी, उसी का ही जो है आईपी लिया होगा। आईपी का एड्रेस एक्चुअली डेटाबेस तक ही लेके जाता है, किसी सर्वर तक लेके जाता है, ठीक है। तो वो अब क्या करते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। तो वो अपना नाम भी क्या चेंज कर लेंगे, अगर नाम चेंज कर लेंगे तो उन्हें तो बहुत नुकसान होगा। अब वो नया नाम रखेंगे, वो तो फेमस ही नहीं है, वो किसी को पता नहीं है। तो इसलिए जो है बैकएंड पे हमेशा आईपी जो है, आईपी एड्रेस चेंज होगा, लेकिन जो है डोमेन नेम वो सेम रहता है, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम सिंपल अगर मैं करूं, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम ऐसा नेम है जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, आसानी से जो है वो याद रख सकते हैं। जैसे ये है, ठीक है, एक ईमेल एड्रेस है 129.10.11.117.100, ठीक है। ये एक आईपी एड्रेस है, ये किस क्लास का है, कोई बताएगा? ये किस क्लास से बिलोंग करता है आईपी एड्रेस? सर सेकंड क्लास से। सेकंड क्लास से, ठीक है। मतलब कोई तो सुन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर यस इसी तरह, सर। अब इसके अगेंस्ट क्या है, अब ये आईपी एड्रेस जो है वो याद रखना हमारे लिए मुश्किल काम है, ठीक है। अब इसी तरह हमने तो मल्टीपल वेबसाइट जो हैं वो ओपन करनी होती हैं एट अ टाइम, जो है हम ब्राउज़र पे कभी कुछ लिख रहे होते हैं, कभी कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए आईपी एड्रेस एक याद करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। हमें नहीं पता 192.10.117 ये जो है ये कहाँ मतलब किस वेबसाइट से बिलोंग कर रहा है, ये किसका होगा। इसी तरह हमारे पास 100 आ जाएं तो वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा, हमें याद रखना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी तरह होता था पुराने ज़माने में, आपने देखा होगा फ़ोन बुक जो थी वो यूज़ हो रही थी, उसमें क्या करते थे, कॉपी सी रखते थे, जो हमारे पास लैंडलाइन नंबर होता था, ठीक है, उस पर स्टोर किया होता था कि यार ये जो नंबर है, फ़ोन नंबर है, उसके अंगेज जो है एक नेम लिख दिया जाता था कि ये अली का है, ये वकार का है। फिर उस बुक को देखते थे और जो है डायल कर लेते थे। सेम डोमेन नेम जो है ये भी, डोमेन नेम सिस्टम जो है ये भी यही काम करता है, ठीक है। आईपी एड्रेस जो है वो स्टोर कर लेता है, उसके अंगेज जो है वो नेम भी स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये जो www.usa.edu लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हमारे पास डोमेन नेम है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इसके अंगेज कोई भी आईपी एड्रेस होगा इस तरह का, ठीक है, वो जो है वो उसके साथ मैप हुआ हुआ है कि जब भी डोमेन नेम कोई ब्राउजर पे लिखेगा www.usa.edu, तो इसके अगेंस्ट इस ये एड्रेस जो है ये सेंड करना है, मतलब इस एड्रेस पे पहुंचना है। ये हमारी जो होगी वो डेस्टिनेशन का एड्रेस है, ठीक है। इस यहाँ पे जो है वो डेटाबेस स्टोर है या जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करना है, वो किसके थ्रू होगी, इस एड्रेस के थ्रू होगी, ठीक है। अगर कोई इस तरह जो है आईपी एड्रेस ऐड करता है, या हम लिखते हैं google.com लिखते हैं, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आईपी एड्रेस जो है वो जनरेट होता है, वो जनरेट होके एग्जैक्ट उस लोकेशन तक, उस सर्वर तक पहुंच जाता है, वेब सर्वर तक पहुंच जाता है, जो जो हमें रिक्वायर्ड होता है, जो हमारी ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसफ़र करने और रिसीव करने में जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं डोमेन नेम होते हैं। अब इसमें भी जो है वो डॉट होते हैं, इसमें भी जो है अपने अपने लेवल्स होते हैं, उनको भी हम देखते हैं, ठीक है। एड्रेस, ये जो पर्पस होता है नेमिंग का, ये किसी ना किसी को ऑब्जेक्ट को जो है वो लोकेट कर रहे होते हैं, उसको डायरेक्शन जो है वो बता रहे होते हैं, किसी आईपी एड्रेस के अंगेज जो है वो मैप किया जाता है एक नेम, ठीक है। अब नेम की भी डिफरेंट टाइप होती हैं, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा www.yahoo.com.pk, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये जो है ये पाकिस्तान के रीजन में से है और जो है ये कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर कुछ होता है www.facebook.com, ये जो है कमर्शियल के लिए ही होता है, ठीक है। इसमें भी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनको देखते हैं कि ये जो है इनके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम कुछ इस तरह से होता है, सम टाइम आपने ऐसे भी डोमेन नेम देखे होंगे जो चार से ज़्यादा होते हैं, चार ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल 3 वाली है, ये 4 वाली भी होती है। उसमें क्या होता है, होस्ट नेम होता है, फिर सेकंड लेवल डोमेन होती है, फिर टॉप लेवल डोमेन होती है। अब टॉप लेवल में क्या होता है, टॉप लेवल में इस तरह से हमारे पास आ जाता है, कॉम आ जाते हैं, ठीक है, ORG आ जाता है, EDU, सॉरी EDU तो जो है वो सेकंड डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉम कमर्शियल आगे, ऑर्गेनाइजेशन आगे, मिलिट्री के लिए आगे, ठीक है, MIL, वो ये कंप्लीट लिस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। फिर इसी तरह जो है हमारा सेकंड लेवल आ जाता है, EDU वगैरह आ जाती हैं, इसमें एजुकेशन के रिलेटेड जो है। फिर उसके अलावा
मिलिट्री पर्पज़ के लिए आ गए, फिर होस्ट नेम जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। फिर हाँ, इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब टॉप लेवल में भी जो है वो कैटेगरीज हैं, तीन टाइप की हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल होती हैं, ठीक है, फिर जियोग्राफिकल होती हैं, फिर उसके बाद जो है हमारे पास रिवर्स डोमेन होती हैं। ठीक है, इनको एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है, ये डिपेंड कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, ये जो है ना डोमेन नेम सिस्टम, ये एक्चुअली ये क्यों इस तरह से .com .net .gov, ठीक है, .edu .org, ये क्यों लिखा गया है? ये एक्चुअली इसलिए लिखा गया है ताकि जो है वो ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्वर पे ना जाए। सर्वर डिवाइड कर दिए हैं कि कमर्शियल के लिए अलग एक सर्वर है, ठीक है, .net के लिए या नेटवर्किंग के लिए जो है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके लिए अलग एक सर्वर मेंटेन कर दिया है। इसी तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए एक अलग सर्वर मेंटेन कर दिया। ईडीयू है, एजुकेशन रिलेटेड जितने भी क्यूरीज होंगी डीएनएस पे आएंगी वो ईडीयू हैंडल करेगा। इसी तरह .org है, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह .net MIL है, मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री की वेबसाइट जितनी भी होंगी वो इसके थ्रू हैंडल की जाएंगी। और इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है .INT इंड के थ्रू जो है वो हैंडल की जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जो है ये डिवाइड कर दी जाती हैं। आपने देखा होगा .com है, किसी पे .net होता है, .government होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है कि अगर आपने कोई डोमेन स्टार्ट की है तो वो किस टाइप की है। आप .com चाह रहे हैं, कमर्शियल यूज़ है उसका, ठीक है। अगर आपने कोई नेटवर्किंग की कंपनी खोली है, ठीक है, सिस्को टाइप, ठीक है, तो क्या आएगा, .net आ जाएगा। इसी तरह कोई गवर्नमेंट का है, जैसे PPSC है या गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, FPSC है, ठीक है, उसमें GOV आता है, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो इसी तरह .edu है, एजुकेशन रिलेटेड है हमारे पास, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा edu है। वो ये प्रेजेंट करता है कि ये जो है ये एजुकेशन से बिलोंग करती है, ये वेबसाइट है, ये एड्रेस जो है ये एजुकेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंट टाइप में जो है वो डिवाइड कर दिया गया, ताकि जो है इस एड्रेस के मतलब कोई IP एड्रेस है ना, उसके अंगेंस्ट जो डोमेन नेम है अ, उसको जो है वो फाइंड आउट करने में आसानी हो जाए। यहाँ से देखा जाए अच्छा .com है, तो वो ये ना करे कि ओवरऑल ये सारे सर्वर्स को देखने लग जाए, DNS के डिफरेंट डोमेन्स में चला जाए। नहीं, वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करता है .com, तो वो .com में जाएगा। कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा है, एड्रेस जहाँ पे IP एड्रेस पड़े हुए हैं, ठीक है, स्टोर हैं, डेटाबेस जहाँ पे क्रिएट है, तो वो सिर्फ कॉम वाले में ही जाएगा। तो बाकी वो .net इनमें जो है वो सर्च आउट नहीं करेगा, सर्चिंग ताकि आसानी से जो है वो एड्रेस फास्ट से फास्ट जो है यूज़र तक पहुंच सके। ठीक है, फिर इसी तरह जो होता है कुछ डिवीजन की होती है, जियोग्राफिकल भी होती है, ठीक है, जिसमें होती है कंट्री डोमेन ऐड की जाती है, जिसमें .pk देखा होगा, .jp देखा होगा, .USA है, FR है, ठीक है, IT है, ये पाकिस्तान, जापान, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ये हर एक कंट्री की जो है वो अलग अलग से एक डोमेन होती है जो रीजन वाइज डिवाइड होती है। इससे भी आसानी हो जाती है, पता चल जाता है कि ये जो है जो बंदा जो है वो सर्च कर रहा है, ठीक है, वेब जो चलाना चाह रहा है, उसका IP एड्रेस किस रीजन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, .pk से है। अब हम जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया देखते हैं, ठीक है, अब वो कितना सिंप्लीफाई हो गया, .pk उसको पता चल गया लास्ट पे क्या आता है, .pk, तो वो PK पाकिस्तान वाली डोमेन में चला जाएगा। फिर PK के अलावा उसमें साथ में EDU आ रहा है, मतलब कोई एजुकेशन से बिलोंग कर रहा है, तो वो फिर एजुकेशन वाले जहाँ पे डाटा पड़ा होगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर इसी तरह जो है उसके बाद नेक्स्ट होस्ट नेम आ जाएगा, या मतलब सेकंड लेवल हमारी डोमेन USA है, ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके अलावा भी अगर किसी ने मज़ीद सिंप्लीफाई किया हो, होस्ट नेम भी ऐड किया हो, तो वो उस होस्ट नेम तक जो है वो पहुँच जाता है। ठीक है, इस तरह से जियोग्राफिकल कंट्री डोमेन जो है वो डिवाइड की होती हैं। फिर उसके बाद एक टाइप होती है रिवर्स डोमेन की। ठीक है, ये रिवर्स डोमेन क्या करते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये उल्टा चलते हैं। ठीक है, ये जो पहले हमने देखे थे ये रीड होते थे, पहले .com रीड होता है, फिर उसके बाद जो है अगर नहीं, पहले अगर कोई हमारे पास कंट्री है, PK है, तो वो रीड आउट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास EDU है, तो वो रीड आउट होगा। फिर उसके बाद हमारे होस्ट का नेम होता है। ये क्या होता है, अगर ये स्पेशल होते हैं, ये स्पेशल टाइप के समझ लें, ये एक टाइप है डोमेन नेम की। इनका काम क्या होता है, इनके पास IP एड्रेस होता है, लेकिन इन्हें डोमेन नेम का नहीं पता होता। सम टाइम जो है हमारे पास IP एड्रेस है, हम जानना चाहते हैं कि इसका जो है वो डोमेन नेम क्या है,
ठीक है, इस आईपी एड्रेस का। तो क्या किया जाता है, इस आईपी एड्रेस, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, उसको इस तरह से लिख के जो है उसके आगे ये कीवर्ड जो है वो यूज़ कर लिया जाता है, और फिर जो है वो बता देता है और रिटर्न करता है डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम आ जाता है उस वेबसाइट का, जो है वो डोमेन नेम फाइंड आउट करने में आसानी हो जाती है। तो ये जो है ये उल्ट काम करता है। बाकी जो करते थे वो डोमेन नेम टू आईपी जाते थे, ये क्या करता है आईपी टू, अगर हमने डोमेन नेम जाना हो। तो ये स्पेशल होते हैं, ये आमतौर पे बहुत कम इनका जो है वो यूज़ है, ये यूज़ नहीं होते। ठीक है, अब जो है मैं आपको एक डीएनएस की हायरार्की दिखाता हूँ, इसके थ्रू जो है आपको कंप्लीट इसके बारे में जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले इस पे होता है रूट लेवल होता है। ये रूट लेवल ना खाली होता है, ये कुछ भी नहीं है, ये पेरेंट है, मतलब ये हमारा जो है वो ट्री स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो है वो कुछ जो है वो स्टोर नहीं होता। इस पे कोई भी डोमेन जो है वो नहीं आ रही होती, ना वो टॉप लेवल की होती है ना वो सेकंड की। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमारा लेवल होता है, ठीक है, जहाँ पे डॉट नेट आ रहा होता है, डॉट ईडीयू आ रहा होता है, डॉट ऑर्गेनाइजेशन आ रहा होता है, डॉट कॉम आ रहा होता है, ये हमारी होती है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, टॉप लेवल इसको इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमने रिक्वेस्ट करनी है ना, तो ये टॉप लेवल के पास जाएगी। सबसे पहले हमारी जो रिक्वेस्ट है हमने किया ना www.facebook.com, ठीक है, डॉट कॉम आ गया ना, तो अब कॉम कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस लेवल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो सर्वर इस चीज को हैंडल कर रहा है, डॉट कॉम को हैंडल कर रहा है, कमर्शियल को कर रहा है, या डॉट ओ आर जी को कर रहा है, मतलब टॉप लेवल डोमेन्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट वहां तक जाती है, मतलब अब डॉट कॉम पे है, फेसबुक डॉट कॉम है, तो कमर्शियल वाले पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चला गया। अब उससे फर्दर जो है सेकंड लेवल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या है, डॉट कॉम के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे था फेसबुक था, या इसके अलावा यहाँ पे कोई और हमारे पास नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो वो उस नेम तक पहुंचेगा, मतलब डॉट कॉम था, डॉट कॉम के नाम पे यहाँ पे आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह जो है वो सब डोमेन में भी जो है वो डिवाइड किया होता है मजीद आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर एजुकेशन रिलेटेड है तो जैसे ये है कोई सी एस है, सी एस का मतलब कोई डिपार्टमेंट है। ठीक है, या फिर जो है हमारे पास कोई एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, तो हम यहाँ पे सी एस की बजाय ईडीयू लिख देंगे। ठीक है, फिर लास्ट पे क्या होता है, होस्ट एड्रेस होता है। ये आमतौर पे जो है ये कम यूज किया होता है, ये स्पेसिफिक अगर कोई प्रोफाइल वगैरह बनाता है बंदा, ठीक है, प्रोफाइल वाली वेबसाइट होती है, तो वो ये आमतौर पे यूज़ कर लेता है। होस्ट नेम अक्सर जो है ये नहीं होता, यहाँ तक ही होता है, मतलब डिपार्टमेंट होते हैं, कोई ईडीयू करना है, यूएसए है, या उसका नेम हो गया, फिर ईडीयू हो गया, मतलब तीन आमतौर पे तीन जो है वो यूज़ की जाती हैं डॉट के साथ ना, USA.edu.pk, इस तरह से जो है वो डोमेन नेम है। ये जो है ये होता है, ये मतलब ये कोई ये नहीं है कि हम ये इस तरह से कर नहीं सकते। होस्ट नेम का स्पेसिफिक मैं दे देता हूँ हसन। ठीक है, डॉट मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन से बिलोंग करती है, डॉट ईडीयू, फिर जो है मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, डॉट पीके। ठीक है, तो इस तरह का कोई डोमेन नेम जो है वो मैं चाहता हूँ, तो वो भी जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। इसके जो है टोटल 4 लेवल होते हैं। ठीक है, 4 लेवल, मतलब डॉट के साथ जो है वो आप नेम जो है वो सेट कर सकते हैं। और ये जो है ये आप फिक्स्ड हैं, ये प्रोटोकॉल है कि ईडीयू आएगा, फिर इसी तरह जो है पीके आएगा, फिर उस तरह सीएस आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है होस्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी हायरार्की है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है यही चीज़ बताई हुई है। ठीक है, आईपी एड्रेस है, हमारे पास जो डोमेन नेम होता है, सिस्टम होता है, वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस होती है, जो कि कंटेन कर रही होती है इंफॉर्मेशन अगेंस्ट जो है आईपी एड्रेस के उसने नेम को स्टोर किया होता है। ठीक है, हमारा जो आज का काम होगा वो भी कुछ इस तरह से ही होगा। हमने एक सर्वर अटैच करना है। लास्ट हमने लैब की थी उसमें हमने देखा था कि डीएससीपी जो है वो किस तरह से सर्वर कनेक्ट होता है और वो काम करता है। ठीक है, उसी को जो है हम आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे, उसमें अब हम डोमेन नेम सर्वर यूज़ कर लेंगे, एक डोमेन नेम सर्वर लगाएंगे। ठीक है, उस पे जो है हम डीएनएस की सर्विस अप्लाई करेंगे। उस पे कुछ ऐसा जो है, हम एक वेबसाइट है कोई डिफरेंट एक सर्वर लगा के, ठीक है, उसको उस डोमेन नेम से फैच करने की कोशिश करेंगे, मतलब वेब ब्राउजर पे जाएंगे। पहले हम करते थे ना, पिंग करते थे, आईपी एड्रेस लिखते थे, अब हमने पिंग नहीं करना, अब हमने वेब ब्राउजर पे जाना है। क्या हम उस सर्वर तक जो है वो पहुंच सकते हैं अपना डीएनएस नेम जो है वो यूज करके? ठीक है, उसको देखेंगे। उसको जो है वो मैं आपको पैकेट ट्रेसर पे भी थोड़ा सा उसका आइडिया दूंगा कि किस तरह से अब आपने ब्राउजर पे जो है वो जाके उसको चेक करना है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसको टेक्निकल इसकी वर्किंग समझते हैं, ये किस तरह से जो है हमारे रिक्वेस्ट को लेके जाता है, फॉरवर्ड करता है, फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है वर्किंग ऑफ डीएनएस। अब वर्किंग ऑफ डीएनएस में क्या आ जाता है,
अब फॉर एग्जांपल जो है ये हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है, इसने क्या करनी है, इसने रिक्वेस्ट करनी है डीएनएस सर्वर को। ये डीएनएस सर्वर जो है इसके साथ अटैच होगा, जैसे हमारे पास डीएचसीपी हमने अटैच किया हुआ था, ताकि हमें ऑटोमेटिकली जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो जनरेट करके दे। इसी तरह जो है डीएनएस सर्वर भी है। डीएनएस सर्वर ने का काम क्या है, आपने कोई भी इस तरह से कोई वेबसाइट लिखनी है, एड्रेस लिखना है www, ठीक है, ये जो क्लाउड टाइप .com, या आप facebook.com.google.com लिखते हो, ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट लिखते हो, तो वो क्या होता है, ये रिक्वेस्ट जो है इस डीएनएस सर्वर तक जाती है। अब इस डीएनएस सर्वर में क्या होगा, ये डेटाबेस स्टोर होती है, एक डेटाबेस स्टोर की जाती है। वो डेटाबेस में क्या होता है, इस आईपी के एंगेज जो है, इस नेम के एंगेज जो है एक आईपी एड्रेस पड़ा होता है। वो आईपी एड्रेस जो है वो इसको सेंड, इस सिस्टम को सेंड करता है, ठीक है। ये हमें तो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन क्या हो रहा होता है बैकएंड पे काम जो है वो इस तरह से हो रहा होता है। हमने पहुंचना आईपी एड्रेस के थ्रू ही होता है, किसी सर्वर पे, वेब सर्वर पे, या जो कोई डेटाबेस हमारा सर्वर है जिसके साथ हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से रिक्वेस्ट जाती है उस डीएनएस सर्वर को, और वापस जो है इस तरह से जो है वो रिप्लाई आ जाता है उसका, कि ये जो है आपका आईपी एड्रेस है। सर ये आईपी एड्रेस जी। सेम होगा? क्या? सर ये आईपी एड्रेस सेम होगा अगर दूसरा कोई क्लाइंट अगर दोबारा करता है इसको, हाँ सेम होगा ना, आईपी रिक्वेस्ट एड्रेस करता अब है? आप लिखते हो www.facebook.com आप करते हो, ठीक है, तो facebook.com का आईपी एड्रेस जो है ये सेम होगा इस डीएनएस सर्वर। आपकी जो रिक्वेस्ट है या आपके फ्रेंड की जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो दोनों को एक ही आईपी एड्रेस असाइन करेगा। क्योंकि अब देखो, अब मैंने आपके घर पे कोई जो है वो टीसीएस भेज रहे हैं, तो आपके घर का एड्रेस तो सेम रहेगा, मेरे लिए भी सेम है, आपका कोई और फ्रेंड जो है वो टीसीएस कोई पैकेट सेंड करेगा, उसके लिए भी आपका एड्रेस जो है वो सेम है। इसी तरह ये डीएनएस जो है ये सब के लिए जो है आईपी एड्रेस है वो सेम ही सेंड करेगा, ताकि हम उस पर्टिकुलर जो हमारा सर्वर है ओके उस सर। तक पहुंच सकें, ठीक है। अब इसी तरह जैसे ही ये मिल जाएगा इसको, फिर ये जो है एच टी टी पी, ठीक है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है आईपी के थ्रू जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को, ठीक है। वेब सर्वर ने जो भी काम परफॉर्म करना है, कोई आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल अपडेट करनी है या उसमें कोई इमेज अपलोड करनी है, तो वो जो है वो इसके रिस्पॉन्स में, एंगेज में आप जो है वो डाटा सेंड करते रहते हो, ठीक है। अब ये नहीं होता कि हर दफ़ा जो है हमारा सिस्टम डीएनएस सर्वर को ही रिक्वेस्ट करे, नहीं। ये होता है, ये सिर्फ ये काम होता है आमतौर पे फर्स्ट टाइम ज्यादातर होता है, ठीक है। कि अब आपने क्या किया, facebook.com लिखा है ना, तो डीएनएस सर्वर ने जो है आपको एंगेज, उसके एंगेज जो है आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब फॉर एग्जांपल आपने अभी यूज़ किया, अब ये नहीं होगा कि आपने दोबारा सिस्टम जो है यूज़ कर रहे थे, दोबारा आपने वेबसाइट खोली है facebook.com, कि आप दोबारा जो है डीएनएस सर्वर, नहीं, ये अपने कैशे में भी स्टोर कर लेता है। हमारा जो सिस्टम है ना, ये अपने कैशे में भी ये चीज स्टोर रखता है कि इसके एंगेज जो है, इस आईपी के एंगेज, सॉरी, इस डोमेन नेम के एंगेज जो है वो क्या आईपी है, ठीक है। सबसे पहले जब रिक्वेस्ट करता है ना, तो ये चेक करता है कि मेरे कैशे में तो ये एड्रेस स्टोर नहीं है। अगर नहीं होता, अपने कैशे में स्टोर नहीं होता, तो फिर ये रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट भी ये 3-4 कैटेगरीज में करता है, वो नेक्स्ट मैंने स्टेप बनाए हुए हैं, वो किस तरह से रिक्वेस्ट भी, पहले डीएनएस सर्वर में भी जो है डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे मैंने बताया था ना, फर्स्ट लेवल आ जाता है, सेकंड लेवल आ जाता है, थर्ड लेवल आ जाता है, वो भी सर्चिंग है, वो भी मतलब अलग से एक सर्वर अटैच है इसके साथ, वो किस तरह से होते हैं उसको भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ये मतलब ये जनरल है कि रिक्वेस्ट करेंगे, आईपी एड्रेस आ जाएगा, फिर इसी तरह जो है सर्वर को जो है वो मैसेज चला जाएगा, और सर्वर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यही डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे, ठीक है। ये जो है ये प्रॉपर एग्जांपल है, ये कंप्लीट जो है बना के बताई हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास डीएनएस क्लाइंट है, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट की है www.yahoo.com के लिए, ठीक है। याहू जो है हमारे पास सर्च इंजन भी है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ईमेल के लिए ये काफ़ी फेमस था, yahoo.com। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं, ठीक है, क्लाइंट ने जो है वो रिक्वेस्ट की है। क्लाइंट ने जब लिखा है ना अपने ब्राउजर पे www.yahoo.com, ये सबसे पहले इसने अपनी कैशे चेक करनी है कि ये मैंने पहले यूज तो नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है क्या मेरे ये कैशे में स्टोर है इसका आईपी एड्रेस, ठीक है, yahoo.com का। तो अगर उसके कैशे में नहीं होगा, मतलब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है, ये मतलब आपने नया सिस्टम लिया, हर चीज़ न्यू है, ठीक है, तो आपने कभी जो है वो yahoo.com नहीं यूज़ किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, फिर रिक्वेस्ट करेगा अपने लोकल डीएनएस सर्वर। लोकल डीएनएस सर्वर कहाँ पे होता है, ये हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास, मतलब उसके पास जो कैशे होती है ना उस पे भी स्टोर हो सकता है। अब
अब हम जो है फॉर एग्जांपल मेरे पास पीटीसीएल का इंटरनेट है, तो मैंने जो रिक्वेस्ट की है वो मेरे जो लोकल यहाँ पे सर्वर होगा पीटीसीएल का उसके पास जाएगा। उसके कैशे में अगर yahoo.com का मतलब आईपी एड्रेस जो है वो उसके पास स्टोर है, तो वो मुझे जो है वो मिल जाएगा। अगर नहीं स्टोर, फिर क्या होता है, मतलब वो भी जो है वो भी फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को सर्च कर रहा है, ठीक है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर भी। तो देन क्या होता है, वो रिक्वेस्ट करता है रूट डीएनएस सर्वर को। ये रूट डीएनएस सर्वर में क्या होता है, रूट डीएनएस सर्वर में हमारे पास .com.edu, ठीक है, इसका इसको आइडिया होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रूट फाइंड आउट करता है, उसका एड्रेस बताएगा कि ये जो है किससे बिलोंग कर रहा है। अब आपकी रिक्वेस्ट गई है www.yahoo.com, ठीक है, ये वाला एड्रेस जो है डोमेन नेम यहाँ तक पहुंचा है, इस रूट सर्वर के पास पहुंचा है। तो अब रूट सर्वर ने कैटेगरी चेक करनी है, ठीक है, इसने देखना है कि यार ये जो है ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, .com से है, .edu से है, .military से है, डॉट जो है कोई और है, ठीक है, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसने फाइंड आउट कर लिया .com है, ठीक है। तो अब ये क्या बताएगा, ये .com वाले सर्वर का एड्रेस बताएगा। रिप्लाई जो करेगा ना, वो बताएगा, कहेगा मैं जानता तो नहीं हूँ इस आईपी एड्रेस को, मुझे नहीं पता ये जो है सॉरी ये जो डोमेन नेम है इसकी आईपी एड्रेस क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कॉम का एड्रेस क्या है, जहाँ पे कमर्शियल जितने भी डोमेन नेम स्टोर हैं उन उस सर्वर का एड्रेस पता है। तो ये जो है हमारे लोकल जो कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उसको ये बता देगा कि मुझे आप ना कॉम इससे जो है कांटेक्ट कर लो। तो अब ये रिप्लाई किया इसने इसने बता दिया। अब रिप्लाई में क्या ये भेज रहा है, ये कॉम का बता रहा है, मतलब कमर्शियल जो डीएनएस सर्वर है ना उसका एड्रेस बता रहा है। तो ये इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, तो ये अब जब इसके पास रिक्वेस्ट आ गई तो जैसे ही वो देखेगा अच्छा .com सर्वर का जो है वो मुझे पता चल गया है, तो ये .com वाले को भेज देगा। अब डॉट इसी तरह .com का होगा, इसी edu का होगा, फिर इसके अलावा डिफरेंट है। ये कहते हैं ये टोटल जो है दुनिया मतलब पूरी वर्ल्ड में जो है ये 13 सर्वर जो है इस तरह के अटैच हुए हुए हैं, ठीक है, जो कि ये काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होगा, लोकल डीएनएस सर्वर रिक्वेस्ट करेगा इसको कॉम को कि ये वाला जो है मुझे एड्रेस चाहिए, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इसने देखना है कि क्या ये मेरे पास जो है वो एड्रेस है .com का कि नहीं है, ठीक है। ये कहेगा मेरे पास जो है फर्दर ये वाला एड्रेस तो नहीं है, इस तरह से, ठीक है। अब जो है ये इसको क्या रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है कि मुझे आईपी एड्रेस तो कंप्लीट नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ये कमर्शियल है और ये जो है ये जो भी है याहू है, ठीक है, ये कहाँ से जो है इसका बिलोंग कर रहा है, yahoo.com सर्वर का, ठीक है। मैं इसका आपको जो है वो बता देता हूँ। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करे मतलब इसका रिप्लाई करेगा इसी लोकल सर्वर को, ठीक है। फिर ये लोकल सर्वर ने क्या करना है, फिर दोबारा जो है डीएनएस सर्वर यानी कि yahoo.com के सर्वर का उसे पता था, ठीक है, कि मुझे याहू का पता है, जो याहू का सर्वर है, लेकिन आईपी एड्रेस का जो है नहीं पता। अब जैसे ही रिक्वेस्ट इस पे पहुंची, तो इसको तो पता है क्योंकि www.yahoo.com, ठीक है, जो भी क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब आईपी एड्रेस क्योंकि ये खुद ही मैनेज कर रहा है इन चीज़ों को, यहाँ पे हमारे पास स्टोर है yahoo.com के अगेंस्ट जो है कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस जो है इसको लोकल को सेंड करेगा, फिर लोकल क्या करेगा हमारे क्लाइंट यानी कि हमारे तक जो है वो पहुंचा देगा, ठीक है। ये 8 स्टेप का काम है जी। कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ठीक है, ये टोटल 8 स्टेप्स इसमें होते हैं, जिसमें ये जो है हमारी ये डोमेन नेम सर्वर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा डब्ल्यू डोमेन नेम के अगेंस्ट उसको आईपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले वो अपने कैशे में चेक करता है कि मैं ऑलरेडी पहले विजिट तो नहीं कर चुका, अगर तो विजिट कर चुका है तो उसके पास आईपी एड्रेस भी होता है, ठीक है, उसको दोबारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऑलरेडी नहीं है, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट जनरेट की है, तो अपने लोकल सर्वर यानी कि अपना जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है, उसके सर्वर पे जाएगा, वहाँ पे चेक करेगा कि वहाँ पे तो नहीं है स्टोर, अगर आईपी एड्रेस अगर नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो रूट सर्वर को सेंड करता है रिक्वेस्ट। रूट सर्वर क्या बताता है, रूट सर्वर ये कहता है कि मैं तो ये बता सकता हूँ ये कमर्शियल है, ईडीयू है, ठीक है, उनका आपको एड्रेस सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो है कोई आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, इसको रिप्लाई करता है, और अगर जो भी हमने .com के बाद जो डॉट के बाद जो भी हमने यूज़ कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस बता देगा, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास कॉम का डीएनएस सर्वर आ गया। अब वहाँ पे जो है वो कहेगा कि मुझे जो है
ये तो पता है याहू मतलब याहू कहाँ पे है, याहू का सर्वर कहाँ पे है, लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरे पास स्टोर नहीं है। तो वो इसी तरह जो है वो याहू सर्वर का बता देगा। ठीक है, सर्वर तक पहुंचिए। फिर याहू सर्वर, क्योंकि उसके पास ही डेटाबेस मैनेज हो रही है, इसको पता है yahoo.com ने जो है वो आईपी एड्रेस अपने अगेंस्ट स्टोर करवाया हुआ है। ये काम हम करके देखेंगे, मतलब ये हमने बनाना है। ठीक है, मतलब ये रूट वगैरह नोड डीएनएस ये तो नहीं हम बना रहे, ये क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन इतना पार्ट जो है हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये वाला पैकेट ट्रेसर पे करके देखेंगे कि मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह से वो फैच होती है, हमारे ब्राउजर पे क्या चीज़ आएगी, हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, वो आज हम जो है ये अपने प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे। फिर yahoo.com यहाँ पे स्टोर हो गए मेन हमारी डेटाबेस, जो याहू का आईपी एड्रेस जो स्टोर है वो इस डीएनएस सर्वर में स्टोर है। तो उसका जो है वो रिप्लाई बैक आ जाता है। ठीक है, रिप्लाई बैक आ जाएगा तो डीएनएस जो है हमारा क्लाइंट है उसको उसका आईपी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो है आपको कुछ टूल बताता हूँ। ठीक है, ये टूल जो हैं ये यूज़ होते हैं अगर आपने कोई चेक करना हो आईपी एड्रेस क्या आप चेक करना चाहते हो कि यार ये जो मैं एक डोमेन नेम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, इसके अगेंस्ट जो है वो कितने सर्वर चल रहे हैं और सर्वर्स के नेम क्या हैं। ठीक है, तो आप ये जो है एक डोमेन नेम है ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप इस पे लिखते हो तो ये आपको जो है वो बता देगा। मैं जो हूँ आपको दिखाता भी हूँ इसको विजिट करके। ठीक है, ये आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही है। जी सर, नजर आ रही है। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये टूल है डोमेन नेम फाइंड आउट करने का। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आप कोई आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो अगर आईपी एड्रेस नहीं पता। ठीक है, तो हम जो है कोई डोमेन नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो थे मैंने सर्च किए थे, फॉर एग्जांपल हम गूगल का आईपी एड्रेस देखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ सर्च करूँगा गूगल। ठीक है, तो ये मुझे जो है इसका रिस्पॉन्स बताएगा। ठीक है, ये इसने जो है वो सारी डिटेल बता दी कि ये किसकी है, किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका रजिस्टर जो है वो उसका स्टेटस क्या है, डेट्स क्या हैं। ठीक है, ये कितने साल जो है पुराना है। इसी तरह नेम सर्वर जो हैं ये इसके ये 4 सर्वर जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, इसकी डिटेल बता रहा है। इसी तरह जो है इसका करंट आईपी जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट जा रही है वो ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये इसका लोकल आईपी हो गया। इसी तरह इसकी हिस्ट्री जो है वो बता रहा है। इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट का टाइटल बता रहा है। ठीक है, ये सारी जो है वो डिटेल यहाँ पे व्यू हो रही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है नेक्स्ट देखते हैं और कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, यूएसए कर लेते हैं। ठीक है, USA.edu.pk। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं ये अब हमारी जो है वेबसाइट कहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये इन्होंने जो होस्टिंग ली हुई है मेरा ख्याल इन्होंने जो है वो किसी दूसरी कंट्री से ली हुई है। ठीक है, ये जो है ये इसकी सारी डिटेल है, आईपी एड्रेस जो है ये अब यहाँ से देखें ना, ये रेंज है 127 से लेके 441 तक जो है ये, मतलब ये सर्वर हैंडल कर रहा है। इन आईपी को ये चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन जो है हमारा डोमेन नेम जो है USA.edu वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये देखें ये वेबसाइट टाइटल है, ये यूएसए का जो है वो आ रही है, मतलब ये लोगो बना हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको विजिट करते हैं, क्या हमारी यूएसए की वेबसाइट आती है। ठीक है, सर ये ये देखें। आईपी लोकेशन क्यों चेंज आ रहा है? क्या बेटा, क्या कह रही हो ऐसा। सर आईपी लोकेशन क्यों चेंज आ रही? सर आईपी लोकेशन। नहीं तो मतलब ये कौन सा हमारा अपना सर्वर थोड़ी है, मतलब ये हमने होस्टिंग ली हुई है ना किसी से, ये किसी बाहर की कंपनी से जो है इनका एग्रीमेंट है। तो ये जिसकी होस्टिंग है जिसकी लोकेशन है ये ओ, वो उसी की लोकेशन वहाँ है का इसने। आईपी। जी हाँ, जो वो सर्वर है उसकी लोकेशन वो बता रहा है। मतलब ये पाकिस्तान कैंट नहीं ठीक है। बताएगा। कैंट में कोई अगर सर्वर पड़ा होता, ठीक है। ठीक। रजिस्टर्ड होता, ठीक है, फिर वो कैंट वाली लोकेशन वो देता। इसी तरह आप कोई भी वेबसाइट की जो है वो लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो था। इस तरह और भी इसमें टूल हैं, एक मिनट ज़रा मुझे दे दें, मैं
दोबारा प्रेजेंट करता हूँ, स्लाइड्स पे आता हूँ।